तो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के चैप्टर 3 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आज हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है केमिकल और दूसरा है काइनेटिक्स। केमिकल वर्ड कहाँ से आया है? ये केमिकल वर्ड जो है ये आया केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन से जो एक काइनेटिक्स वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेट, स्पीड या फिर वेलोसिटी। रेट, स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है। तो यानी कि जो केमिकल काइनेटिक्स है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट, स्पीड या फिर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्या है केमिकल काइनेटिक्स। इट इज द branch it is the branch of chemistry which deals with the which deals with the study of rate of reaction rate of reactions rate of reactions rate of reaction known as chemical kinetics ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस की रेट, स्पीड या फिर वेलोसिटी के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, जो ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला हमें इसमें पढ़ना है क्या? सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आगे ROR पे लिखूंगा। सेकंड मुझे इसके अंदर पढ़ना है किसके बारे में? सेकंड मुझे पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। थर्ड में इसके अंदर क्या पढ़ूंगा? थर्ड में इसके अंदर पढ़ूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसी भी रिएक्शन का क्या ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर क्या चीज़ होती है, सब चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ेंगे। और थर्ड हम इस चीज़ के अंदर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म के बारे में उसके अंदर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब ये मैंने लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट क्या होता है? तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। चेंज, रेट होता है चेंज इन concentration of reactant change in concentration of reactant or product change in concentration of reactant or product per unit time। यानी कि कितने टाइम में कितने रिएक्टेंट या कितने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। कितने टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, वही मेरा क्या कहलाएगा? उस रिएक्शन का रेट कहलाएगा। सपोज करो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास रिएक्टेंट R है, उससे क्या बन रहा है? उससे प्रोडक्ट P बन रहा है। और मुझे क्या करना है? मुझे इसके लिए क्या लिखनी है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो कैसे लिखूंगा मैं? तो मैं लिखूंगा, अगर मुझे रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो मैं लिखूंगा क्या? मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, एक सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? डिक्रीज in concentration of reactant
डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा टाइम इंटरवल, अपॉन में आएगा टाइम इंटरवल। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे प्रोडक्ट के लिए लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन concentration of product, इंक्रीज इन concentration of product, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल, अपॉन में आ जाएगा टाइम इंटरवल। अभी मैंने रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज क्यों लिखा और प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज क्यों लिखा, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इनिशियली मेरे पास क्या होता है, इनिशियली मेरे पास रिएक्टेंट होता है, और वो रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता है, वो रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम होता है, और उस रिएक्टेंट से धीरे धीरे क्या बनना स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट। जब वो कंज्यूम होगा तो उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम रिएक्टेंट के लिए तो क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट के लिए तो लिखते हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इस डिक्रीज को हम दिखाते कैसे हैं, इस डिक्रीज को हम शो कैसे करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, अगर आपको डिक्रीज को दिखाना है तो हम यहाँ पर माइनस साइन यूज करते हैं, तो माइनस डी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में आता है dt इज इक्वल्स टू प्लस डी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में आता है dt। ऐसे हम लिखते हैं। रिएक्टेंट के लिए हमेशा हम कौन सा साइन यूज करते हैं, रिएक्टेंट के लिए हम साइन यूज करते हैं किसका, रिएक्टेंट के लिए हम साइन यूज करते हैं, रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं, और प्रोडक्ट के लिए हम साइन यूज करते हैं प्लस का। ठीक है, तो ये मैंने आपको किसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाई, मैंने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाया। ये आगे चलते हैं। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हमने जो केमिकल रिएक्शन है उनको डिवाइड किया हुआ है 3 जगह। ऑन द बेसिस ऑफ रेट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ाने वाला हूँ आपको, ऑन द बेसिस ऑफ रेट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन on the basis of rate, on the basis of rate, रेट के बेसिस पर कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। तो जनरली हम जो बात करते हैं यहाँ पर वो 3 तरीके की हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। फर्स्ट वन वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शंस, कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जो बहुत ही ज़्यादा क्या होंगी, फास्ट होंगी, यानी कि कुछ ही फ्रैक्शंस में, कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। सेकंड कौन सी आती है हमारी, सेकंड आती है हमारी वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस वो रिएक्शन होंगी जिनकी जो रेट होगी बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी, यानी कि वो रिएक्शन होने में कुछ मंथ्स का भी टाइम ले सकते हैं, कुछ ईयर्स का भी टाइम ले सकते हैं, यानी कि उनकी जो रेट होगी बहुत ही ज़्यादा धीरे होगी, रिएक्शंस तो होंगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा धीमे होंगी। थर्ड कौन सी आती है इसके अंदर, थर्ड आती है इसके अंदर मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो ना तो ज़्यादा फास्ट होती और ना ही ज़्यादा स्लो होती। मॉडरेट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो ना तो ज़्यादा फास्ट होती और ना ही ज़्यादा स्लो होती। अब ये वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, एक एक करके इनके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन, जितनी भी आपकी आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी आपकी आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, आयोनिक रिएक्शंस वो सारी की सारी आपकी कैसी होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन। यानी कि जैसे ही आप उनके अंदर जो रिएक्टेंट्स होंगे उनको आप मिलाओगे तो तुरंत से आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने क्या किया, मैंने AgNO3 लिया। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, और मैंने AgNO3 को मिला दिया NaCl के साथ। किसके साथ मिला दिया, NaCl के साथ। जैसे ही मैं AgNO3 को NaCl के साथ मिलाता हूँ तो क्या होता है, NaCl के साथ मिलाने पर यहाँ से आपको मिलेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, और साथ में आपको मिलेगा NaNO3। ठीक है, जैसे ही आप AgNO3 को मिलाते हैं किसके साथ, NaCl के साथ, तो तुरंत से क्या हो जाता है, तुरंत से
AgCl बन जाता है और साथ में क्या बन जाता है, साथ में बन जाता है NaNO3। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, मैंने BaCl2 लिया, ठीक है, और मैंने उसको मिक्स कर दिया किसके साथ, मैंने उसको मिक्स कर दिया H2SO4 के साथ। मैंने BaCl2 लिया और उसको H2SO4 के साथ मिक्स कर दिया। जैसे ही मैं इतना काम करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक तो मुझे मिलता है BaSO4 और साथ में क्या मिलता है, साथ में मुझे मिलता है HCl, ठीक है। ये भी क्या है, मेरी आयनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये मेरी बात हो गई वेरी फास्ट रिएक्शन की। अगली बात आती है वेरी स्लो रिएक्शंस। अब ये वेरी स्लो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, ऐसी रिएक्शन जो ना तो ज़्यादा फास्ट होंगी ना ही ज़्यादा स्लो होंगी, वो तो होती है मॉडरेट। वेरी स्लो कौन सी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा धीमी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जड़ लगना, किसका एग्जाम्पल होता है, वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, ये भी एग्जाम्पल होता है आपका वेरी स्लो रिएक्शंस का। थर्ड एग्जाम्पल इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का बनना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है वेरी स्लो रिएक्शन का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये, वेरी स्लो रिएक्शंस का। अगली बात करते हैं हम। अगली बात, अब ये मॉडरेट रिएक्शंस कौन सी होती है, जो ना तो ज़्यादा फास्ट होती ना ही ज़्यादा स्लो होती। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। आप क्या करो, आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करो, तो ये क्या होती है, मेरी एक मॉडरेट रिएक्शन होती है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो जब हम सुक्रोज के अंदर क्या करते हैं, C12H22 के अंदर, एक सेकेंड, C12H22 के अंदर जब हम क्या करते हैं, जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या मिलता है, हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें 2 यूनिट्स मिलती है। एक तो हमें मिलता है ग्लूकोज C6H12O6 और दूसरा हमें मिलता है फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, फंक्शनल ग्रुप दोनों के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है। C12H22O11, एक तो क्या होता है इनमें से, मैं लिख देता हूँ, एक तो होता है ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फ्रक्टोज। और ये आपका क्या है, ये आपका है सुक्रोज, ये आपका है सुक्रोज। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ये हो गया आपका मॉडरेट रिएक्शंस का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या आता है, सेकंड एग्जाम्पल आता है आपका इसके अंदर डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या होता है, ये होता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये होता है आपका H2O2। क्या होता है, जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, एक तो वाटर बनेगा और साथ में बनेगी ऑक्सीजन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जब आप H2O2 का डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन करने का मतलब होता है तोड़ना, जब आप इसको तोड़ते हैं तो टूटने पर इसका क्या क्या मिलता है, एक तो मिलता है H2 और साथ में मिलता है ऑक्सीजन, साथ में मिलती है ऑक्सीजन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, ये भी एग्जाम्पल होता है किसका, मॉडरेट रिएक्शन का, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे कैसे हम उनको बांटते हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं बोर्ड के अंदर। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन आ गई,
केमिकल रिएक्शन क्या आ गई मेरे पास, आ गई A प्लस बी और इससे मिलकर बन रहा है C प्लस डी। ये तो मेरा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मेरा रिएक्टेंट और ये क्या हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। और भी बहुत सारे कराऊंगा, ध्यान से लिखते जाना। तो इस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे R इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आ गया आपका, सबसे पहले आ गया आपका रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस साइन। डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt इज इक्वल्स टू, फिर से मेरे पास क्या आ गया रिएक्टेंट, तो फिर से माइनस साइन। डी बी की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस डी सी की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब क्या किस पर आ गया, प्रोडक्ट पर। ऐसे ही फिर अगला एक और हमारा प्रोडक्ट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लस डी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा dt। तो ये क्या हो गई, ये इस केमिकल रिएक्शन की क्या लिख दी मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये इस केमिकल रिएक्शन की मैंने क्या लिख दी, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अगर आप एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मैंने इनके बीच में कैसा साइन लगाया, मैंने इनके बीच में इज इक्वल टू का साइन लगाया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस रेट से ये रिएक्टेंट ए घटेगा उसी रेट से ये बी रिएक्टेंट भी घटेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, जब भी तो किसके फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो जिस रेट से ए घटेगा उसी रेट से बी भी घटेगा, और जिस रेट से ए और बी घटेंगे उसी रेट से सी बनेगा, और उसी रेट से डी भी तो बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कैसा साइन यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि सारे रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो रेट होती है वो आपस में क्या होती है, वो आपस में इक्वल होती है, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए, सेकंड, अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए ए प्लस बी इट गिव्स सी प्लस डी। अभी मैंने इसमें दो बार ए क्यों लिखा, दो बार बी क्यों लिखा, ये जो फर्स्ट वाला ए, जो इसके आगे वाला बी, जो इसके आगे वाला सी और जो इसके आगे वाला डी है ना, ये क्या है, ये सारे के सारे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर मैंने नॉर्मली आपको बताया था, उसके अंदर कोई भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था। लेकिन अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाए तो फिर आप कैसे किसी उस रिएक्शन की रेट को लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिखना बता रहा हूँ, कैसे लिखेंगे, इधर ध्यान देंगे सभी। तो कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा रेट, कैसे लिखूंगा, आर इज इक्वल्स टू माइनस डी ए की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt। साथ ही साथ इसका जो कोफिशिएंट है उसको भी कहाँ यूज करेंगे, उसको यहाँ पर यूज करेंगे ए, ये बात ध्यान रखनी है। आ जाइए आगे, इज इक्वल्स टू माइनस डी बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt। इसका भी कोफिशिएंट है, उसको भी कहाँ यूज करेंगे, उसको भी यूज करेंगे इसके नीचे। क्या कोफिशिएंट है इसका, इसका कोफिशिएंट है b, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे b इज इक्वल्स टू, आप किस पर आगे, प्रोडक्ट पर आगे, तो प्लस c की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt। और इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है c, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, c यूज करेंगे। और अभी मेरे पास एक प्रोडक्ट और बचा, उसको भी लिखेंगे प्लस डी की कॉन्सेंट्रेशन, डी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा dt। और इसका भी एक कोफिशिएंट है तो उसका भी यूज करेंगे, और कोफिशिएंट क्या है इसका, इसका कोफिशिएंट है d, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, d यूज करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना है, कोफिशिएंट्स को यूज करते हुए चलना है। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है और अगर वो अनबैलेंस्ड है तो आपको साथ ही साथ उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, जब भी आप उसके लिए क्या लिख पाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिख पाएंगे। तो चलिए एक दो रिएक्शन का हम लोग लिख के देखते हैं। फर्स्ट मेरे पास रिएक्शन है कुछ ऐसी, N2 प्लस H2 इट गिव्स NH3। सबसे पहले तो आपको चेक करना है क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं, तो अगर वो बैलेंस नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। बैलेंसिंग के जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा।
अब मुझे इस रिएक्शन के लिए क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा R इज इक्वल्स टू माइनस डी N2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा dt। अब इसके आगे कितना है, इसके आगे 1 है, तो 1 आप लिखो या ना लिखो बात एक ही है। इज इक्वल्स टू फिर से मेरे पास क्या आ गया रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के लिए क्या आता है माइनस H2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा dt। ठीक है, और साथ ही साथ इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो हम यहाँ पर 3 यूज करेंगे। अगला जी, अब क्या आ गया प्रोडक्ट, P से प्रोडक्ट P से प्लस, तो D NH3 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt। और इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है 2, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 2 का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन की क्या हो गई, ये इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। ये तो हो गया एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए फोर्थ, अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए, रिएक्शन आ जाए, रिएक्शन क्या आ जाए मेरे पास, किसी भी रिएक्शन का आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास रिएक्शन आ गई 2N2O5, और इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे मिल रहा है 4NO2 प्लस 1O2। पहले तो आपको चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है, और अगर बैलेंस है तो फिर आप इसके लिए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेरे पास जो रिएक्शन ये है, ये पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा R इज इक्वल्स टू माइनस, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, D N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में dt। और साथ ही साथ इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू प्लस D NO2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt। इसका कोफिशिएंट कितना है 4, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू प्लस, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के प्लस यूज करते हैं, D O2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा dt। और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 को आप लिखो या ना लिखो बात एक ही है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो आई होप आप सभी को लिखना आ गया होगा। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।